गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टार्ट करें। आदेश, सोनू, मुन्ना, आराधना, अनु, शशि, बहुत बढ़िया। आ जाइए सारे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और टॉपिक रहेगा डिफेंस मैकेनिज्म यानी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको आप कह सकते हैं। एडजस्टमेंट से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। एडजस्टमेंट के तरीके डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं, दो प्रकार होते हैं। डायरेक्ट में क्या है, या तो बहुत बढ़िया, डायरेक्ट में क्या है, आप डायरेक्ट या तो उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालते हैं, अपने गोल में परिवर्तन करते हैं, मेथड में परिवर्तन करते हैं और आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। इनडायरेक्ट तरीके कौन से हैं? इनडायरेक्ट तरीके हैं आपके तीन अवस्थाएं बताई हैं, तीन प्रकार के मन बताए हैं। अगर मैं कहूं तो मुक्ता कहते हैं सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्शियस यानी चेतन मन है। जैसे मैं अभी बोल पा रही हूं, मैं कॉन्शियसली चेतना से अपनी बात कर रही हूं। अगर मैं यहां बी लिखती हूं तो मुझे पता है कि मैं बी लिख रही हूं। इसका मतलब क्या है? ये मेरा चेतन मन हो गया जिसमें चीजें एकदम एक्टिवली तैर रही हैं कहीं ना कहीं। दूसरी चीज है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आपका अवचेतन मन, जो ना तो पूरे तरीके से अनकॉन्शियस है, ना तो पूरी तरीके से अचेतन है, ना ही पूरी तरीके से चेतन है ना, आप बीच में कहीं हैं। ठीक, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका जो ध्यान है वो सबकॉन्शियस में कुछ और चल रहा है, वैसे आप आंखों में गाड़ी चला रहे हैं, वो जो मन में या एक सेकेंडरी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सबकॉन्शियस का कहीं ना कहीं हिस्सा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कई बार आप कुछ चीजें भूल जाते हैं, फिर आप जोर डालते हैं तो आपको याद आ जाती है पेपर में, वो क्या है? सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरा है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या है? बहुत बढ़िया यादव जी। अनकॉन्शियस क्या है? अनकॉन्शियस है जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो आपको पता ही नहीं है, आपके इतने अंदर जा चुका है कि आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या वहां पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे साइकेट्रिस्ट जो हैं वो फ्री एसोसिएशन का यूज करते हैं और कई सारी चीजों का यूज करते हैं, जैसे कि फ्री एसोसिएशन हुआ, हिप्नोटिज्म आपने देखा होगा, है ना। राइटिंग के थ्रू भी कुछ हद तक आप अपने अनकॉन्शियस तक पहुंच सकते हैं। ठीक, कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं। कई बार होता क्या, इंसान बोलता कुछ है, होता कुछ है, उसका रीजन क्या है? अनकॉन्शियस कुछ और तरीके से ड्राइव करता है। ठीक, इनडायरेक्ट मेथड सिगमंड फ्रॉइड ने नहीं दिए। इनडायरेक्ट मेथड्स में ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आता है, जिसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड और भी कई लोगों ने बात की, बट सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड ने बात की थी। 9 प्रकार दिए थे, अगर कभी पूछ ले तो। ठीक, यहां बात सिगमंड फ्रॉइड की नहीं, यहां हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट वेज की। किसकी? इनडायरेक्ट वेज की। 2 बार देखिए, ऐसे सेशंस हैं, नए कुछ चीजें आपको जानने को मिल रही होंगी, तो उस केस में जरूरी है कि आप सेशन 2 बार देखें, नोट्स बनाएं, तो उसको रिवाइज करें डेली बेसिस पे। ठीक है, डायरेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को हमने कल डिस्कस कर लिया था, इसमें 4 प्रकार थे मेनली। अब हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट और डिफेंस ओरिएंटेड मेथड्स। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष या रक्षात्मक युक्तियां। इनडायरेक्ट या फिर रक्षात्मक युक्तियां, कि भाई आपकी जो ईगो है, आपकी जो चेतना है, कुछ चीजों को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना। कुछ चीजें, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कुछ ऐसे मेमोरीज हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिनको आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक, उस सेंस में क्या है, ईगो एक इनडायरेक्ट तरीका निकालता है उस चीज को पचाने का, एक तरीके से डाइजेस्ट करने का, ताकि आप पागल ना हो जाएं, आप बैलेंस में रहें कहीं ना कहीं। तो वो कुछ चीजों को इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए अनकॉन्शियस में भेज देता है या सबकॉन्शियस में भेज देता है। तो ये सबकॉन्शियसली होते हैं, इनको आप डायरेक्टली नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली ही होते हैं बहुत हद तक। ज्यादातर जो है इनमें से ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है एक तरीके से। ठीक, दिमाग का खेल है, क्योंकि उसको आपको पागल थोड़ी करना है कि मान लीजिए किसी की डेथ हुई, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वो अलग अलग तरीके अपनाएगा। ठीक है, या तो आप एक्सेप्ट कर लेते डायरेक्ट तरीके से, नहीं तो अब आपका दिमाग अलग अलग तरीके अपनाएगा, या तो उस स्मृति को ही भुला देना चाहेगा, उस व्यक्ति से जितनी जुड़ी हुई बातें थी सब आप भूल जाएंगे, जिसको कहते हैं रिप्रेशन, है ना। देखिए, सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड ने इसकी बात की थी डिफेंस मैकेनिज्म की, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग लोगों ने बात की है, और ये कुछ 100 से भी ज्यादा हैं आज की डेट में, तो 100 के 100 तो हम नहीं पढ़ेंगे, ना ही आवश्यकता है, बट हाँ कुछ 13-14 जो महत्वपूर्ण है उनको हम समझेंगे। जी चंद्रा, चलें आगे समझें। पहला ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है या इनडायरेक्ट तरीका है, भाई आपकी ईगो रियलिटी में रख करके आपको डिफेंड करने का काम करती है, कहीं आप अपनी क्या कहें, बैलेंस ना खो दें दिमाग का। तो उसके अपने तरीके हैं, हालांकि बहुत हेल्दी वेज नहीं है, बट फिर भी तरीके हैं ईगो के। ठीक है बात, देखिए एक बार अगर मैं बात करूं, रैशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण कहते हैं इसको, तर्क संगतिकरण भी कह देते हैं हिंदी में, बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है। रैशनलाइजेशन है क्या? हाँ, रैशनलाइजेशन है क्या? रैशनलाइजेशन हम कह सकते हैं, रैशनलाइजेशन क्या है? आप रीजन देते हैं, ऐसे रीजन देते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल हैं, जो ज्यादा लॉजिकल हैं, सोशली एक्सेप्टेबल हैं या लॉजिकल हैं, रीजन है, रीजनेबल है अगर मैं कहूं, है ना। यानी एक ऐसा तर्क, या फिर आप इसको बहाना भी कह सकते हैं, खुद को या सामने वाले को, जो लगे कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। ठीक, आप रीजन देते हैं। हाँ, क्लियर है बात? बिल्कुल ठीक। तार्किक बहाना कह सकते हैं बिल्कुल इसको, है ना। एक एक बहाने को क्या कहते हैं? एक्सक्यूज कह सकते हैं, रीजनेबल एक्सक्यूज कह सकते हो आप इसको, इसको आप एक तार्किक बहाना कह सकते हो, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या कह सकते हैं हम इसको? तार्किक बहाना या फिर रीजनेबल एक्सक्यूज, कि भाई रीजनेबल लगे बात आपकी, और ठीक ही है कि आप क्या हुए, पास नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि किताब नहीं थी, टीचर नहीं था, टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं था, मतलब आपके अलावा पूरी दुनिया का दोष है ना। आप ये नहीं मान रहे कि मैंने मेहनत कम की थी, बट अपनी असफलता का दोष आप क्या करें, पूरा वर्णन कर रहे हैं उसका, ऐसे जैसे वो रीजनेबल लगे, लॉजिकल लगे, ऐसे एक्सक्यूजेस। जैसे आप कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया था, है ना, हमें तो प्रैक्टिस नहीं कराई थी। ठीक, सारी जिम्मेदारी टीचर की थी, आपकी कोई थी या नहीं थी? उस क्लास में बाकी लोग जो पढ़ रहे थे उनका किसी का नहीं हुआ। ठीक है, तो
पढ़ नहीं पाया लॉकडाउन की वजह से, कोरोना में इतने सारा डेथ रेट था कि मुझे तो हो गई टेंशन, तो सबको हुई थी, बट क्या किसी का नंबर नहीं आया जब आपने साथ में पेपर दिया? तो क्या सारे लोग ऐसे हैं जो एक साल से बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग हैं जो भयंकर पढ़ रहे हैं। अभी मेरी एक, जैसे हर सैटरडे संडे को मैं मीटअप करती हूँ ऑनलाइन जूम कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल पे, तो एक लर्नर है, उनसे बात हो रही थी, वो राजस्थान से हैं आई थिंक, तो उन्होंने बताया कि 15 से 20 बार मैंने रीड का सिलेबस एक एक किताब छान मारी, जहां से भी जो भी पढ़ा जा सकता था, जो भी प्रैक्टिस की जा सकती थी, जितना भी जो भी कर सकता था कर लिया। अभी वो और एक्स्ट्रा में कंटेंट पूछ रहे थे कि अभी क्या करूं, 15-20 बार कर चुका हूं और कर रहा हूं, क्या जरूरत थी? कई लोग तो एक बार कर लें, बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक ही बार सिलेबस उनका खत्म नहीं होता जब तक पेपर खत्म ना आ जाए, मतलब पेपर ना आ जाए। तो ये क्या हुआ? रीजन अगर आप देना चाहेंगे तो किसी भी चीज का तर्क आप दे सकते हैं, है ना? ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, मतलब आप रैशनलाइज कर दे रहे हैं, बहाना बना रहे हैं तर्क के साथ, रीजन के साथ। ठीक, बिल्कुल व्यक्ति द्वारा अपनी सफलता का दोष का वातावरण के अन्य बिल्कुल जो पदार्थ हैं, जो फैक्टर्स हैं, तत्व हैं, उन पे डालना, बट तर्क के साथ। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बस डाल के इसकी वजह से फेल हूं, ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ था, बिल्कुल डिटेल के साथ, रीजन के साथ, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था एग्जाम, है ना? ऐसा भी हो सकता है, कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। हाँ, इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे आज हम। तो ये तार्किक बहाना ही लिख लीजिएगा, या रीजनेबल एक्सक्यूज हम इसको कहते हैं, जो हम लॉजिक के साथ देते हैं। अब इसके दो और टर्म हैं, एक है अंगूर खट्टे हैं करके, एक वो होता है उसका एग्जैक्ट, ग्रेप्स आर सोर, ग्रेप्स आर सोर। और दूसरा इसका एक एग्जांपल होता है लेमन्स आर स्वीट, पूछा जा चुका है कई बार, लेमन्स आर स्वीट। अब ये दोनों ही बातें आपको अटपटी सी लग रही होंगी, या लग रही होंगी कि हाँ मतलब ठीक है, ये इडियम है एक तरीके से। ग्रेप्स आर सोर का मतलब क्या हुआ? ग्रेप्स आर सोर का मतलब है, आपको उस समय मोटिवेट करते हैं, हाँ वो उसका मतलब वही है, बाकी सच मेरा कोई पर्सनल आपसे कोई गुस्सा थोड़ी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बिल्कुल वत्सला बहुत अच्छा एग्जांपल है, भारतवर्ष में बहुत इस चीज को बोला भी जाता है। ठीक है, कि मतलब इंसान खुद ही कहते हैं कि उसको डांस नहीं करना था, कि आंगन में ही प्रॉब्लम है, जो जगह है उसी में प्रॉब्लम है। ठीक, अगर हम बात करें ग्रेप्स आर सोर की, तो इसका मतलब होता है अंगूर खट्टे हैं, ठीक, और नींबू मीठे हैं, दोनों ही इसमें आ जाएंगे। नींबू मीठे होते हैं कभी, लेकिन नहीं इस व्यक्ति के लिए हैं। ठीक, देखिए, ग्रेप्स आर सोर का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपको पता है कि कोई चीज आपको मिल नहीं सकती, तो आपने कहा चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए ही नहीं, कि भाई अंगूर हाथ नहीं आए लोमड़ी के, बचपन में आपने सुना होगा वो फोक्स वाली कहानी, फॉक्स वाली, तो उसमें क्या है कि उसके हाथ नहीं आते सारी कोशिश करने के बाद भी, तो कहता है खट्टे हैं यार, चाहिए ही नहीं। ठीक, चाहिए ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कोई करियर नहीं है किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, अभी वो सेटल नहीं हुआ, जो वो करना चाहता है वो दिशा फाइनल नहीं हुई, बट वो उस तरफ मेहनत करता है, ठीक, और उस समय वो कहे जब उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि मुझे तो नौकरी नहीं चाहिए, और एक्चुअल में उसको चाहिए, तो क्या होगा? ग्रेप्स आर सोर वाली बात नहीं हुई अभी, ग्रेप्स आर सोर वाली बात हो गई। क्यों? क्योंकि आपको एक्चुअल में चाहिए, क्योंकि आपकी इतनी स्थिति नहीं है कि बिना नौकरी के आप सस्टेन कर पाए, बट आप कहना नहीं चाहिए, अंदर से चाहिए। अगर कोई देता हो तो मिल जाए, अगर कहीं से नौकरी मिलती हो किसी भी बेसिस पे तो तुरंत ले लेंगे आप। ठीक, फॉर एग्जांपल ये चीज हो जाती है जब मैंने एग्जाम दिया और वो क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आई वाज बिजी विद यूट्यूब एंड एवरीथिंग, D+B की बात हो रही है, ठीक, तो तैयारी नहीं की बाकी फर्स्ट पार्ट की। अगर उस टाइम पे मैं ये कहूँ नौकरी चाहिए नहीं, गलत बात है, क्योंकि एग्जाम तो दिया, आप फैमिली प्रेशर में दो, चाहे किसी भी बेसिस पे दो, ठीक, उस टाइम पे ये कहना कि नौकरी नहीं चाहिए, क्या हो जाता? रैशनलाइजेशन हो जाता, ग्रेप्स आर सोर हो जाता, है ना? लेकिन जब मुझे मेरे फादर के टाइम पे मौका मिला एंड आई डिडंट जॉइन, बहुत ही झगड़ों के बावजूद भी, दैट वाज द रियल थिंग। नहीं तो रैशनलाइजेशन वाला एग्जांपल फिट हो जाता कि आपको तो मैडम नौकरी चाहिए नहीं थी, जब आपका होता नहीं था, है, और जब आपको मिली तो आपने फटाक से ले ली, तो वो रैशनलाइजेशन होता, तो वो चाहिए ही नहीं थी इसलिए नहीं ली, मिली तब भी नहीं ली। ठीक, तो क्या हुआ? ग्रेप्स आर सोर में क्या है? आप रीजन देते हैं कि यार चाहिए नहीं इसलिए नहीं, है ना, चाहिए ही नहीं। नहीं, अब कोई एग्जाम नहीं देती हूँ मैं, अब मेरे पास रीजन हैं, इतना सब कुछ कर चुकी हूँ कि अब ठीक है, घर वालों को मनाया जा सकता है कि नहीं चाहिए नौकरी, पहले थोड़ी दिक्कत होती थी, देना ही पड़ता था। ठीक, देखो एक बार, अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम बात करें तो ग्रेप्स आर सोर यानी आपने क्या दिया? रीजन दे दिया जब कोई चीज हाथ नहीं आई कि मुझे चाहिए ही नहीं, ये हुआ ग्रेप्स आर सोर, कि आपकी रीच से बाहर है, तो आपने कह दिया अंगूर खट्टे बेकार है यार, नहीं चाहिए। ठीक है, आपको कोई व्यक्ति पसंद था, आपने प्रपोजल रखा, उन्होंने इग्नोर कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, आप अपने दोस्तों में कहते फिर रहे हैं अरे मुझे तो चाहिए ही नहीं थी, बेकार थी, या चाहिए ही नहीं था, बेकार था, है ना? तो ये क्या हुआ? ग्रेप्स आर सोर, ऑपोजिटली आप क्या दे रहे हैं? रीजन दे रहे हैं। नेक्स्ट है लेमन्स आर स्वीट। लेमन्स आर स्वीट, ये भी ऑपोजिट है, कि मान लीजिए कोई चीज आपको बिल्कुल नहीं पसंद, कोई नौकरी है, कोई काम है, बिल्कुल नहीं पसंद, जबरदस्ती आप बैंड बजी पड़ी आपकी, फिर भी आप कर रहे हो। ठीक, उस केस में क्या है? लेमन्स आर स्वीट। आप क्या दिखा रहे हो घर वालों को? अरे मेरी फेवरेट जॉब है, ये तो मेरा फेवरेट काम है, ये तो मैं करना चाहती थी, इतनी बेस्ट जॉब, इससे और कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक, ये क्या है? ये वो लेमन्स आर स्वीट, आप ऐसे दिखा रहे हैं यही तो मेरा फेवरेट था, रीजन देके बता रहे हैं आप। ठीक, तो ये दोनों ही जो एग्जांपल हैं वो ग्रेप्स आर सोर और लेमन्स आर स्वीट के हैं। ठीक है, लेमन्स आर स्वीट के हैं। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? दिखावा बिल्कुल, कोई कह रहा आप जैसा लक होना चाहिए। I have been working for 5 years. I have faced every type of criticism and everything, है ना, और सारी चीज़ें। ठीक, इसे लग कहेंगे, पता नहीं,
रिस्क करना करियर को ही। खैर देखिए, ग्रेप्स आर सोर लेमन्स आर स्वीट, मतलब कुछ नहीं होता, सही टाइम पे सही चीज़ करना और विश्वास रखना, है ना। ये लाइन जो है ये बिल्कुल अलग है मेरी फैमिली में जो चीज़ें होती आई हैं उससे। देखो एक बार, अभी कई लोगों ने तो झूठी अफवाहें ही उड़ानी शुरू कर दी हैं यूट्यूब पे, मन करता है किसी दिन आके बोलूँ उनको क्लियरली, बट लगता है टाइम वेस्ट है। प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, ये दूसरा टाइप हुआ। रैशनलाइजेशन क्या था, युक्तिकरण, आप युक्ति दे रहे हैं, है ना। आई एम वेरी मच हैप्पी भाई। गोली वोली कुछ नहीं मारेंगे, खुश रहेंगे, अच्छा लगता है। अभी ये तो स्लो किया हुआ है मैंने, इसको स्लो तो किया हुआ है स्पीड को ना, क्योंकि ताकि जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं अंकिता उनको भी समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। क्लियर है बात। गरिमा मैं देखती हूँ, शायद मैंने देखा भी था आज, उन असरों को माफ कर दीजिए, हम माफ ही करेंगे देखो, क्योंकि अभी तब तक आपके बारे में कोई बोलना पसंद नहीं करता जब तक आप कुछ कर नहीं लेते। देखिए प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण, ये दूसरा तरीका है, क्या है, सेकंड वे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्या है सौरभ गुप्ता, आप अपनी असफलताओं का जो ठीकरा है वो दूसरे के सर मंड देते हैं, है ना। आप मान लीजिए फेल हुए अपने रीजन से या किसी और कारण से, आपने किसी बी पर्सन को कहा तेरी वजह से हुआ है ना। आप तेज बाइक चला रहे थे और घर से क्या कहें, आप अनबन हुई आपकी या कुछ और हुआ, या फोन आपने उठा लिया अपने ही, मतलब बाइक चलाते हुए आपने फोन उठा लिया और एक्सीडेंट हो गया, और आप कह रहे हैं जिसका फोन आया था उसकी वजह से हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है। उस फोन वाले ने फोन में से निकल के कहा था कि फोन उठा लो बाइक चलाते हुए, नहीं, बट आपने कहा उसकी वजह से हुआ है, उसका फोन नहीं आता तो मुझे कुछ होता ही नहीं। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट आप प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं अपनी असफलता या अपनी परेशानी किसी और पे कि तेरी वजह से हुआ है, ठीक, सीधा सीधा प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, इसमें रीजन की जरूरत नहीं है, आपने रीजन तो दिया ही नहीं इसमें, आपने सीधा सीधा मन दिया, ठीक, कि मैं ऐसा नहीं हूं ये ऐसी है। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है। बिल्कुल। देखो कई बार क्या होता है, कुछ रीजन लॉजिकल होते भी हैं, बट सच तो ये है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता ना इस बात से। तो आपने अपने फेलियर का जो क्या कहें, इसको श्रेय कहेंगे या ठीकरा ठीकरा व्हाटएवर इट इज वो कहेंगे, ब्लेम एक तरीके से, ये ब्लेम गेम जैसा है कि आपने डायरेक्टली ब्लेम कर दिया किसी और को कि तेरी वजह से हुआ है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, डायरेक्ट बिना किसी रीजन के, ठीक, अपना फेलियर दूसरों पे डाल दिया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन ये थर्ड टाइप है कॉम्पनसेशन यानी क्षतिपूर्ति। क्या है क्षतिपूर्ति, कॉम्पनसेशन, व्हाट इज कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति, बताइए, आंसर कीजिए। व्हाट इज क्षतिपूर्ति, आई फॉलो यू नेक्स्ट 2 years। हाँ बिल्कुल, पेडागोजी आपका नहीं रुकेगा, इतनी गारंटी है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो। नुकसान हुआ उसको पूरा करना दूसरे तरीके से, कि भाई प्लान ए ने काम नहीं किया तो बी पे चलते हैं, ठीक। मान लीजिए किसी की हाइट कम है, क्या है, हाइट कम है, तो वो हील पहन के क्या करे, कॉम्पनसेट करे, या किसी एक बड़े पोडियम पे खड़े होकर के कॉम्पनसेट करे, ठीक। तो ये हुआ कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति। अगर आप एक चीज में फेल हुए तो आपने उसी लेवल का कोई और दूसरी चीज कर ली। क्लियर है बात, बिल्कुल, इतनी बात सभी को क्लियर है, बिल्कुल। एडजस्ट करना कह सकते हो, या हाँ कह सकते हो कि सेम लेवल की चीज आपको यूपीएससी करना था, बट यूपीएससी नहीं हुआ तो आपने बिजनेस कर लिया, या फिर आपने एनजीओ खोल लिया क्योंकि आपको सोशल सर्विस करनी थी। अगर यूपीएससी आपको पैसे के लिए करना था तो आपने कोई बिजनेस खोल दिया, मतलब इट डिपेंड्स कि आपने सेम लेवल का कोई और चीज एक जगह पे कमी होने की वजह से दूसरी जगह पे उसको पूरा कर लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी की हाइट नहीं है आईपीएस के लिए या पुलिस के लिए, ठीक, अब वो बंदा क्या करे, आईपीएस के लिए नहीं है तो आईएएस के लिए है या आईआरएस के लिए है, लगभग बराबरी की नौकरियां हैं, है ना, सेम ग्रेड की ही नौकरियां हैं, तो ठीक है उसको कर लेते हैं, ठीक है बात। तो एक चीज में यदि कमी है तो उस क्षति को पूरी करना दूसरे ढंग से। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे हंसी आ रही है, वो मूवी देखी होगी आपने, वो कौन सी है जिसमें वो ये है कंगना रनौत, और उसका जो सेकंड पार्ट है वो तनु एट्स मनु रिटर्न्स है और समथिंग, दूसरी जो उसका सेकंड पार्ट है, तो वो बोलता है जो उसमें एक साइड एक्टर है या जो भी उसका फ्रेंड होता है एक्टर का, कि वो जो कंगना जैसी दिखने वाली एक और लड़की है जिससे वो शादी करना चाहता है या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो छोड़ के जा चुकी है उसकी जो वाइफ है कंगना, तो वो रिप्लेसमेंट एग्जैक्टली, तो वो कॉम्पनसेट कर रहा है, तो वो कहता है उसका फ्रेंड कि यार रीबॉक नहीं तो रीबूक ही सही है ना, तो वो वाली जो बात है, एक फालतू फालतू एग्जाम्पल को याद आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि कॉम्पनसेट करने वाली बात है, ठीक है, कॉम्पनसेट करने वाली बात है। कोई कह रहा है आप मूवी बहुत देखते हो लगता है, पहले देखती थी अभी नहीं देखती हूँ, अभी कम हो गई है, काफी कम हो गई है, अब तो मुझे याद ही नहीं लास्ट टाइम कौन सी देखी थी। याद तो रहेगा हमेशा, अब क्लियर है बात, ठीक। हाँ जैसे बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति करते हैं, अब ये तो नहीं कह सकते कि अगर किसी की डेथ हो गई तो बीमा कंपनी इंसान को ले आएगी, बट जो उसकी जिम्मेदारियां थी एटलीस्ट उस चीज के लिए पैसा दे देगी। जैसे वो एलआईसी का ऐड आता था पहले, आपने बचपन में सुना होगा, पेडागोजी स्पेशल 1 के लेके, पेडागोजी स्पेशल 1 लेके पैसा वसूल हो गया मेरा दीदी। यादव कहीं ज्यादा नॉलेज है या जो चीजें हैं बैचेस में जिस हिसाब से प्राइसिंग रखी गई है, क्योंकि वैसे भी ज्ञान को आप तोड़ नहीं सकते, बट रिसोर्सेज को कंटिन्यू रखने के लिए या सीरियस लोगों को एनरोल कराने के लिए एक फी जो है रखी गई है, अदरवाइज तो क्योंकि यहाँ माहौल बन पाता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि प्लान ए वर्क नहीं किया तो उसी लेवल का कुछ प्लान बी आपने यूज कर लिया। हाइट कम है तो आप क्या पहन के कॉम्पनसेट कर रहे हैं,
हील पहन करके, बाल नहीं है तो विग लगा करके कॉम्पनसेट कर रहे हैं। वो कौन सी मूवी है उसकी, आयुष्मान खुराना की, याद आ गई होगी आपको। फिर देखिए फोर्थ, रिग्रेशन यानी प्रतिगमन। रिग्रेशन यानी प्रतिगमन। अगर हम बात करें, हाँ पढ़ाई में अच्छा नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा कर लिया, कॉम्पनसेशन है, कॉम्पनसेशन है, ठीक। भाई सरकारी नौकरी लेने में अच्छा नहीं हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है, तो उस केस में क्या है, कुछ और किया जो आपको करना था, है ना। जो चीज कोई और व्यक्ति आपसे चाहता है, पेरेंट्स चाहते हैं, आपने उस लेवल का या उससे भी कहीं अच्छा लेवल का कुछ और करके कॉम्पनसेट कर दिया, केस से खुश हो जाओ। मेरा नाम नहीं लेती, कात्यायनी सभी का नाम अवॉइड करती हूँ मैं, नहीं तो डिस्कशन में मजा खराब हो जाता है नाम अगर बहुत ज्यादा लेती हूँ तो। रिग्रेशन की यदि हम बात करें, ये है नेक्स्ट चीज। रिग्रेशन है जिस अवस्था में आप हैं, इसको एग्जैक्ट ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी में भी अगर लिखना चाहते हो तो, जिस अवस्था में आप हैं यानी जिस भी स्टेज में हैं आप, उससे पूर्व अवस्था में या पहली अवस्था में या पीछे की अवस्था में जाना, या पीछे की अवस्था जैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार। ठीक है बात, क्लियर है बात। पिछली अवस्था की ओर, एक लाइन में लिख सकते हैं, पिछली अवस्था की ओर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैकवर्ड, बिल्कुल मूविंग बैकवर्ड, एग्जैक्टली। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम नहीं हुआ तो बच्चों की तरह रोना, खेल रहे थे आउट हो गए, बैट को ही तोड़ दिया, रोने लग गए, ये क्या है, रिग्रेशन का एग्जांपल है। जिस स्टेज में आप हैं उससे पहले की अवस्था में जाकर के एक तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्राइंग, हो सकता है इसमें, या बैड वेटिंग। भाई एक जो छोटा बच्चा है वो बिस्तर गीला करता है, यदि कोई बड़ा व्यक्ति करे तो क्या कहेंगे, रिग्रेशन है, ठीक है, डर की वजह से या जिस भी वजह से। कोई कह रहा है आई क्विट माय जॉब फॉर स्टडीज, बिल्कुल अच्छा किया। हाँ, अपनी उम्र से कम उम्र का व्यवहार करना एक तरीके से, ठीक है। रिग्रेट नहीं कहेंगे इसको, रिग्रेट नहीं कहेंगे इसको, इसको ये कहेंगे आपको तो पता ही नहीं है ना कि आप इसलिए कर रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है आपसे। कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको बड़े होना ही पसंद नहीं था, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही पसंद नहीं है, या वो संभाल नहीं पाया, फेल हो गया, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई गई, या नहीं चली शादी क्योंकि जिम्मेदारी नहीं ली गई, या तैयार नहीं थे, है ना। अब डाइवोर्स हो गया या कुछ भी हुआ, तो अब आप अपने एकदम ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप बिल्कुल बहुत कम उम्र के हैं, बेशक आप 40 साल के हों, और अपने ही एक बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं, उस तरीके की आप एक स्टेज में, आपको अंदर अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत है, बट आप बिहेव कैसा कर रहे हैं, अपनी एज से पीछे की तरफ, ठीक। तो कह सकते हैं कि अपनी अवस्था से पीछे की अवस्था का व्यवहार, जैसे रोना यानी क्राइंग लाइक अ चाइल्ड। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है। हाँ, टेडी बियर को पकड़ के बिल्कुल एकदम प्यार करना, इस तरीके की बात है, क्लियर है बात। कोई कह रहा है कार्टून देखना, हाँ पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, हाँ डिस्कशन बिल्कुल अच्छा होगा। आगे बढ़े, रिग्रेशन की बात हो गई, बैड वेटिंग यानी बिस्तर गीला करना भी हो सकता है। सब्लिमेशन नेक्स्ट टाइप है, देखिए एक बार सब्लिमेशन को। कह सकते हो अब आप इसको, देखो अपनी भाषा में हम कोई भी रूप दे सकते हैं किसी भी चीज को। कई लोग इसको कह सकते हैं इमेच्योर बिहेवियर। अब ये चॉइस भी हो सकती है, कई लोगों को बच्चे बना रहना ही पसंद होता है ना, बट अपनी स्टेज से पीछे का आप व्यवहार कर रहे हैं तो कह सकते हैं। चाइल्डहुड की डीपी लगाना, एक्ट लाइक निब्बा निब्बी, कोई कह रहा है खतरनाक हो आप तो, डोरेमोन, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, नेक्स्ट है सब्लिमेशन, बहुत ही अमेजिंग। सब्लिमेशन आपने कभी साइंस में भी पढ़ा होगा, सब्लिमेशन, ठीक। सब्लिमेशन क्या है, कुछ ऐसी इच्छाएं आपके अंदर होती हैं, कुछ ऐसे व्यवहार आपके अंदर होते हैं जिनको आप डायरेक्टली सोशली शो नहीं कर सकते, एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे सेक्सुअल अर्ज, ठीक। जैसे आपको गुस्सा बहुत आता है और आपका जिसको मन करा और आप रहपट बजा करके आ गए रोड पे, पॉसिबल नहीं है ना। अगर बैड वेटिंग बड़ी स्टेज में हो रही है किसी अलग कारणों की वजह से, तो उस केस में रिग्रेशन में ही जाएगी, ठीक है। इसके बहुत सारे पेडागोजी में एस्पेक्ट होते हैं एक चीज के, एक चीज सही भी और गलत भी डिपेंड करता है किस चीज में कही जा रही है, ठीक है। तो सेक्सुअल अर्ज हो सकती है, आपका बहुत ज्यादा अग्रेशन या गुस्सा हो सकता है ना। कुछ आपकी अर्जेस हो सकती हैं, आपका अग्रेशन या बहुत ज्यादा गुस्सा आपके अंदर हो सकता है। अब इनको आप सोशली तो एक्सेप्टेबल नहीं कहोगे ना, समाज में तो आप अगर किसी को परेशान करोगे तो जेल में मिलोगे। या फिर अगर हम बात करें अग्रेशन की, कि जबरदस्ती आप गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं तो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, ठीक है। एनवी जेलसी एक साथ नहीं दिखाओगे, तो ऐसे लोग क्या करें, इसका एक तरीका है कि हमारा ईगो एक तरीका निकालता है कि जो अर्जेस हैं या जो ऐसी इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं ऐसी, या इमोशंस हैं ऐसे, जिनको आप क्या नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, उनको आप सोशली एक्सेप्टेबल वेज में ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। कैसे करोगे ट्रांसफर, मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हुआ, अब वो एनर्जी तो है, उसको चेंज कर दिया किसी और फॉर्म में। मान लीजिए आपने शायरी लिखना शुरू कर दिया, ये क्या है, फॉर्म बदल दिया आपने। या इस तरीके की जो चीजें, बेसिकली आपने आर्ट बनाना शुरू कर दिया, आपने पेंटिंग शुरू कर दी, तो आपने एनर्जी को बेसिकली क्या कर दिया, चैनलाइज कर दिया, एनर्जी को चेंज कर दिया। जिस इंसान को गुस्सा बहुत आता है तो उसको क्या करो आप, कैसे करियर में डाल दो, बॉक्सर या बॉक्सिंग के लिए कह सकते हो आप कि वो बॉक्सिंग में जाए, वो आर्मी में जाए, वो
स्पोर्ट्स में जा सकता है, एक ही बात होगी वैसे ये, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपको मिल्खा भाग कहीं जो ऊर्जा थी उसको दूसरी जगह आपने चैनलाइज कर दिया, कंजर्वेशन नहीं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहेंगे एक तरीके से, आपने कन्वर्ट कर दिया एनर्जी को। भाग मिल्खा भाग का मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि वो जो मिल्खा सिंह है उस मूवी के अंदर, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा है, रेज है अंदर, ट्रांसफॉर्म कर दिया एक तरीके से, ठीक। ब्रेकअप के बाद पढ़ाई पे ध्यान लगा सकते हो, हाँ वो भी कह सकते हैं। तो उस केस में क्या हुआ, उनके जो कोच हैं या उनके जो उनसे बड़े एक अथॉरिटी है, उन्होंने देखा कि यार ये व्यक्ति तो बहुत गुस्से में रहता है, गोलियां चलाता है तो चलाता ही रहता है, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक काम करो इसको स्पोर्ट्स में डालो, जहां कितना भी दौड़े तो किसी और का तो नुकसान ना हो एटलीस्ट। तो वो एनर्जी को चैनलाइज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली, ठीक है। तो सब्लिमेशन है कि आप ऐसी एनर्जी को जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है उसको सोशली एक्सेप्टेबल वे में चेंज कर देते हो, ठीक है। जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल हो वो तरीके में आप चेंज कर देते हो ऐसी एनर्जी, ऐसी इच्छाओं को जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक। 6th पॉइंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। ये हम सब करते हैं अननोइंगली, सबकॉन्शियसली ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि हमारे ईगो का ये तरीका है अपने आप को डिफेंड करने का, ताकि हम पागल ना हो जाएं, ठीक है। देखो एक बार, हाँ देखिए जी बिल्कुल संतुन, ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट चीज देखिए, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। एग्जांपल दो विस्थापन का फटाफट से, कोई कह रहा है सेशन रुक रुक के चल रहा है, अच्छा जी ऐसा है क्या। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट भी करेंगे भाई। डिस्प्लेसमेंट इज आपने एक जगह से उठा करके एक प्लेस से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, ठीक, एज इट इज। ये एक तरीके से पार्ट है किसका, जो शुरुआत में सबसे पहले पढ़ा था ना हमने, जिसमें हमने बात की थी कि बहुत 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 बढ़िया, कोई डिजिटल नोट्स बना रहा है गरिमा ग्रेट, जिसमें हमने बात की थी क्या नाम था उसका, रैशनलाइजेशन। तो एक तरीके से उससे ही जुड़ा हुआ प्रकार है, ठीक। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। कोई कह रहा है धड़कन मूवी में सुनील शेट्टी की जगह अक्षय कुमार, हाँ डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो उसको, बट इतनी जल्दी से आसानी से हुआ नहीं वो, है ना, बट हाँ काइंड ऑफ। देखो अगर हम बात करें, मान लो आपको ऑफिस में डांट पड़ी, ऑफिस में पड़ी डांट, अब एक हार्मफुल जगह है, अगर आप ऑफिस में बॉस पे उल्टा चिल्ला दिया तो नौकरी गई आपकी और हो सकता है केस भी हो जाए आप पे। तो एक जगह जो आपके लिए डेंजरस हो सकती है, वहां उस चीज को दर्शाने की बजाय कहां आपने डिस्प्लेस कर दिया, जहां सेफ है। सेफ कहां है, सेफ कहां है, अपने बच्चों पे या घर में आकर के फैमिली मेंबर्स पे। मूवी याद आ रही होगी आपको थप्पड़, ठीक है, फैमिली मेंबर्स पे, क्योंकि फैमिली तो फैमिली है ना, वो तो छोड़ के आसानी से तो जाएंगे नहीं, बॉस से तो कम ही खतरा है आपको वहां, ठीक है। तो अब वो जो थप्पड़ मूवी है अगर आपने देखी है तो उसमें साफ साफ उसने दिखाया हुआ है कि भाई आपकी इतनी तो क्या कहें इसको, पता नहीं औकात शब्द सही है या नहीं, बट हाँ एग्जैक्टली कह सकते हैं इस बात को कि आप में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने बॉस को ये कहते हैं कि आप मुझे कुछ और क्यों नहीं करने दे रहे या गलत कर रहे हैं आप मेरे साथ। अब आपके अंदर गुस्सा तो है, आप मन में तो कह रहे हैं बड़ा बदतमीज है, बट वो गुस्सा आपने कहाँ डिस्प्लेस कर दिया, अपनी वाइफ पे, बच्चों पे, या उल्टा भी हो सकता है वाइस वर्सा, है ना। तो इस केस में क्या है, कोई कह आपने सब मूवी देखी है यार, मैं देखना तो पसंद करती हूँ बट अब बहुत कम हो गई है, ठीक। तो ये क्या है, जैसे हस्बैंड से लड़ाई हो जाने पे जो मम्मी है वो बेलन बरसाने लगे बच्चों पे, तो वो गुस्सा डिस्प्लेस कर दिया एज इट इज, कहां पे, हार्मफुल जगह से लेस हार्मफुल जगह में गुस्सा डिस्प्लेस कर दिया। सब्लिमेशन में आपने एनर्जी को चेंज किया अच्छे वे में, यहां अच्छे वे में चेंज नहीं हुआ, यहां तो एज इट इज आपने डिस्प्लेस कर दिया। बिल्कुल क्लियर है बात। अच्छा ये क्लास भी छोटे बच्चे देखते हैं, अच्छा ध्यान रख लेंगे भाई, वैसे ऐसे कोई शब्द हम इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, बट क्या करें, अब कुछ टॉपिक्स तो ऐसे ही हैं जो अपने आप में कॉम्प्लेक्स हैं, बड़ों की तरह ही समझ में आते हैं, नहीं तो बच्चों वाला एग्जांपल देंगे तो नहीं समझ पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन है नेक्स्ट, कि आप मान लीजिए किसी से आइडेंटिफाइड है, एक बच्चा है जो, ट्रैप देखिए मैंने, एक बच्चा है जो अपने टीचर को देख करके, क्योंकि वो टीचर को फॉलो करता है, आइडेंटिफाइड उनके जैसा बनना चाहता है, अपना चरित्र वैसा बनाना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी, तो वो ब्लू कलर का स्वेटर पहनना शुरू कर देता है क्योंकि टीचर वैसा ही स्वेटर पहनती हैं। ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। आप किसी एक पर्सनैलिटी से अपने आप को एसोसिएटेड पाते हैं और आप वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं या कनेक्टेड पाते हैं, खुद को आइडेंटिफाइड पाते हैं, तो आप उनके साथ फोटो खिंचा के खुश फील कर सकते हैं, आप उनके जैसे कपड़े पहन के, हेयर स्टाइल रख के खुश फील कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी एक पर्सनैलिटी को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, किसके लिए, क्योंकि आप आइडेंटिफाइड हैं उससे, ठीक है। कॉम्पनसेशन तो सिंपल है, एक चीज में फेल हुआ उसी लेवल का दूसरा कर लिया कुछ, ठीक है बात। हाँ कोई कह रहा आपकी शर्ट देख के ब्लू शर्ट लेके आ गई जैसे में, बिल्कुल सही बात है, ऐसा हमारे एक मीटअप में भी हुआ था, दरभंगा से आई थी एक लर्नर, तो वो वही बता रही थी कि आपको देख के मैंने शर्ट पहनना शुरू कर दिया और आजकल मैंने शर्ट पहनना बंद कर दिया। खैर ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, नहीं साउथ मूवी नहीं देख पाती हूँ मैं, पता नहीं क्यों, बचपन में तो देखी है कुछ कुछ ज़्यादा एक्शन हो जाता है, लॉजिक की कई बार कमी हो जाती है, मेरे से बिना लॉजिक की चीज़ें कम देखी जाती है, वैसे बॉलीवुड का भी हालत वैसी ही है, बट फिर भी उसमें एक इमोशनल ड्रामा है और ये वो, हाँ तेरे नाम का स्टाइल हो सकता है। रिप्रेशन क्या है, दमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक व्यक्ति सबकॉन्शियसली ट्राई करता है उन चीज़ों को भूल जाने का जिनको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उनको दबा दिया जाता है। बट ये होता कैसे है? अचेतन मन या अवचेतन मन के द्वारा, ये सबकॉन्शियसली होता है। आप ये जान के नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। मान लीजिए किसी से ब्रेकअप हो गया, तो उस व्यक्ति को अब आपने बिल्कुल उसके साथ कहाँ गए थे, क्या था क्या नहीं था, सारे एक्सपीरियंसेस अपने दिमाग से गायब हो गए अब आपके। क्यों? आपने रिप्रेस कर दिया कहीं ना कहीं। आपके साथ कुछ ऐसे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक, आपके दिमाग ने क्या किया, उनको भुला ही दिया, बट वो कहीं ना कहीं बाद में जाकर प्रॉब्लम बनती है। दबा देना अपनी भावनाओं को सबकॉन्शियसली। ठीक, इसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी कहते हैं, अभिप्रेरित भूलना या जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, बात नहीं रिकॉर्डेड नहीं, आकांक्षा? बिल्कुल बिल्कुल कविता, तो ये बात सही है, क्लियर है ये बात? वैम्पायर डायरीज देखा है मैंने बहुत। मैंने एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो मूवीज़ और सीरीज़ देखी हैं वो देखी हैं अपने टीचिंग ट्रेनिंग के टाइम पे, जब मैं लेसन प्लान बनाती थी। 105 लेसन प्लान बनाने थे, फिर सेकंड ईयर में भी ऐसा ही था, फिर और बहुत सारी फाइल्स होती हैं, एक्शन रिसर्च फलाना ढिमकाना, तो बस खतरनाक। एक बार फिर रेपिटेटिव हो जाती हैं चीज़ें। तो एक उस टाइम पे मुझे डीयू में मैंने पहले एडमिशन लिया था, तो वहाँ से लैपटॉप मिला हुआ था क्योंकि मैं गई थी 2-3 महीने। फिर उसके बाद अपना दूसरे उसमें ले लिया जो टीचिंग ट्रेनिंग थी, तो वो लैपटॉप वापस किया था 1 साल बाद, तो क्योंकि वहाँ प्रॉपर जाना पड़ता है वो सब, और मेरे को लगा ठीक है कर देंगे, अभी 1 साल का टाइम है। बड़ी मुश्किल से लिया था वो, उसके लिए पूरा वो बनवाना पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, कोर्ट जाकर के जो भी बोलते हैं उसे। तो वो लिया था, तो आराम से उसमें रख के साइड में और मस्त मूवीज़ देखी पूरे टाइम। एक भैया थे फोटोस्टेट वाले, और वो प्रिंट आउट निकलवाने जाते थे उनसे, क्योंकि काफ़ी काम होता है, आपने डीएलएड बीएड की हो तो काफ़ी काम होता है प्रिंट आउट वगैरह का, तो एफिडेविट एग्जैक्टली। तो वहाँ से अब उनसे वो फोटो कॉपी वगैरह कराने जाते थे, उनके पास बहुत सारी मूवीज़ होती थी, तो भर भर के मूवीज़ ले आते थे, या फिर वो टॉरेंट से डाउनलोड कर लेते थे, तो साइड में मूवी चलती रहती थी और रात भर आपका वो लेसन प्लान बनता रहता था। तो इतनी सारी मूवीज़ देख ली उस दौरान, बिल्कुल पेट भर के। तो खैर आते हैं यहाँ पे सबकॉन्शियसली, क्योंकि कुछ सबकॉन्शियसली मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहते हैं इसको। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग यानी आपने उन एक्सपीरियंसेस को, उन भावनाओं को, उन इच्छाओं को जिनको पूरा नहीं किया जा सकता था, दबा दिया, या जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे वो दबा दिया। ये सब चीजें कॉलेज के टाइम पे हो सकती हैं, उसके बाद फिर आपको बहुत फोकस की जरूरत पड़ती है। ठीक है बात, तो ये सबकॉन्शियसली होता है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, भूल जाना या दबा देना भावनाओं को या ऐसे अनुभवों को जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9th सप्रेशन। अब रिप्रेशन और सप्रेशन में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। सप्रेशन कहते हैं शमन को और रिप्रेशन कहते हैं दमन को। अगर मोटिवेटेड फॉरगेटिंग आए, मोटिवेटेड, इसका एग्जांपल क्या होगा? रिप्रेशन का एग्जांपल हो सकता है कि मैंने जैसा बताया आपको, कोई ब्रेकअप हो सकता है जो आप चाहते नहीं थे बट हो गया, तो अब आप कुछ सालों बाद ऐसे बिहेव कर रहे हैं, या कुछ टाइम बाद ही कि पता ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं उसके साथ क्या समय बिताया, है ना। या फिर कोई ऐसी घटना हो सकती है आपके चाइल्डहुड की जिसको आप दिमाग से निकाल ही देना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं रिप्रेस कर दी है। जैसे मुझे मेरे भाई का लगता है कई बार, अभी चीज़ें ठीक हैं, जैसे पापा की डेथ के बाद कुछ टाइम तक वो बात नहीं कर पाता था, अगर घर में बात हो रही है कुछ भी, तो ही यूज्ड टू डाइवर्ट द टॉपिक और समथिंग लाइक दैट। वो बात करता ही नहीं था, और बहुत ज़्यादा मतलब एक थोड़ा अलग व्यवहार था उसका। तो वी आर थिंकिंग कि रिप्रेस कर रहा है चीज़ों को। वो एडोलेसेंस में जाके निकलेंगी, कभी ना कभी निकलेंगी, बहुत खतरनाक तरीके से निकलेंगी, क्योंकि अभी बच्चे को पता ही नहीं ना कि वो तो खुल के रो भी नहीं सकता। तो उस केस में क्या है, रिप्रेशन है जो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस कर रहा है आपके साथ, कि आप ऐसी चीजें जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इतना दुखद है वो चीजें जिनको आप डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आपका सबकॉन्शियस है वो दबा दे रहा है ऐसी चीजों को, कि हाँ सब ठीक है, कोई कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे, दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप हंसी मजाक में या नॉर्मल इधर उधर नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, ठीक, तो कह सकते हैं इसको रिप्रेशन कहेंगे। लेकिन सप्रेशन है आप जानबूझ करके कॉन्शियसली, चेतन रूप से, सचेतन कहेंगे इसको, मतलब कॉन्शियसली आप कुछ चीजों को दबा देते हैं कि यार ये अच्छा नहीं, अब छोड़ो, इसके बारे में क्या बात करना, मुझे सोचना ही नहीं है इस बारे में, है ना। तो ये क्या हुआ, सप्रेशन हुआ, जानबूझ करके दबा दिया कॉन्शियसली। ठीक है, आगे बढ़े, बस इतना ही अंतर है दोनों में, यहां सचेतन रूप से, वहां अवचेतन रूप से। 10th है रिएक्शन फॉर्मेशन। क्या है रिएक्शन फॉर्मेशन? जैसे आप हैं उसका जस्ट ऑपोजिट दर्शाना, जो रियल है उसका जस्ट ऑपोजिट दर्शाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कई बार कुछ आईएएस ऑफिसर्स या फ्यू कह लीजिए, या जो लोग पकड़े जाते हैं बाद में पता लगता है कि बिल्कुल बीना जी, प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं इसको। तो इसमें क्या है, एक आईएएस ऑफिसर बना, इंटरव्यू में उसने कहा नहीं मुझे तो दहेज प्रथा पे क्वेश्चन पूछा गया, कहा मुझे तो दहेज प्रथा पसंद ही नहीं है, पूरी दुनिया भर की रामायण गा दी और पूरा बता दिया कि सब कुछ, मतलब ऐसे बता दिया कि बिल्कुल मैं तो विमेन एम्पावरमेंट के साथ हूं, मैं तो दहेज प्रथा के खिलाफ हूं, दहेज प्रथा तो होनी नहीं चाहिए, फलाना ढिमकाना। खुद की शादी हुई तो आईएएस बने हैं तो 2 करोड़ रुपया ले लिया, 5 करोड़ रुपया ले लिया, किसमें, दहेज में। घर में सोने की ईंट निकल रही है। क्या है ये? जो आपने, जैसे आप हैं उसका जस्ट ऑपोजिट आपने फील कर दिया, मतलब सॉरी शो कर दिया। एक पॉलिटिशियन जो खुद करप्ट है, वो करप्शन के अगेंस्ट बातें करता है, करप्शन से बेकार चीज ही नहीं है, खुद अंदर से पूरी तरह से करप्ट है। ये क्या है, जो आप हैं उसका जस्ट ऑपोजिट शो करना, रिएक्शन फॉर्म कर लिया आपने, जैसे आप हैं उसका जस्ट ऑपोजिट दिखाना। ठीक है बात, बिल्कुल। तो इसमें आप डाल सकते हैं जो भी बेसिकली मैंने जो भी एग्जांपल दिया है, वो आईएएस वाला हो सकता है, या जो एक करप्ट पॉलिटिशियन का एग्जांपल हो सकता है। रैशनलाइजेशन और किसमें अंतर पूछ लो, फटाफट बताओ। ऑब्वियसली आकाश होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है डिनायल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एग्जैक्टली।
नेता वाला ठीक है, याद रहेगा, ठीक बात है। हाँ, थोड़ी सी ये चीजें अजीब लगती हैं कि बिल्कुल। नेक्स्ट है डिनायल। डिनायल मतलब इनकार, या तो इनकार कर दो। देखो इनकार, डिनायल क्या है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे जो आपके सामने घटना घटी है। ठीक, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे जैसे आप हैं, डिनायल में हैं आप कहें मैं तो बहुत ही क्या हूं, एम्पैथेटिक इंसान हूं, एम्पैथी है मेरे अंदर, तो समानुभूति है, मैं तो हर किसी के लिए पेन फील करता हूं। और आपने किसी को पेन में देखा और आपके सामने वो गिड़गिड़ा रहा है, कुछ भी है, आपको दिख रहा है सच में पेन है सामने वाले का, मतलब फॉर एग्जांपल इसका मतलब कह सकते हैं, तो आपने क्या कहा, नहीं गलत एग्जांपल दे रही हूं मैं, दूसरा, ये तो रिएक्शन फॉर्मेशन का एग्जांपल हो गया। डिनायल इज सिंपल, आपके सामने कोई घटना घटी और आपने उसको एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो आपने ये मान लिया हुआ ही नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं ना जो रोते भी नहीं है किसी की डेथ के बाद, बहुत क्लोज वन है कोई अपना। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल मतलब आपको एग्जांपल दे देती हूँ, मैं जब छोटी थी तो एक, जब गांव में थी मैं अपने मामा के यहाँ, तो एक उसमें आदमी में एक वो थे कजन या जो पड़ोसी मान लीजिए आप, तो उनकी डेथ हो गई। तो अब उनके 2 बच्चे हैं छोटे और उनकी एक वाइफ है ऑब्वियसली। तो अब 2 दिन में 3 दिन में तो डेड बॉडी घर आ रही है। तो उस केस में अब वो आ गई डेड बॉडी, अचानक मृत्यु हो गई। अब वो लेडी रो ही नहीं रही है, क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही उस चीज को, डिनायल में है कि डेथ हुई है। ये क्या है, डिनायल है, रिप्रेशन। सबकॉन्शियसली आपने उसको दबा दिया ऐसी फीलिंग को जिनको आपने एक्सेप्ट तो किया था। यहां तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना, यहां तक आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। आपके अंदर किसी को लेकर फीलिंग्स है और आप एक्सेप्ट डिनायल में है कि नहीं नहीं मुझे तो वो पसंद ही नहीं। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी है, प्यार थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है कुछ है ना। कोई कैंसर से पीड़ित है, माने ना कि नहीं मुझे तो कैंसर हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्या है, डिनायल है। जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, दिमाग ने ही इनकार कर दिया, ठीक, तो ये डिनायल हुआ। पूरा कमेंट नहीं देख पा रही हूं मैं, डिफरेंस पूरा मत लिखो, कोई रैशनलाइजेशन और उसके बीच में पूछा है। देखो ऐसे एक बार लिख के भेजो, क्योंकि मैं बताना चाहती हूं, बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है, कई लोग कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूजन आना स्वाभाविक है। डिफरेंस को ऐसे लिखो, डिफरेंस बिटवीन को ऐसे लिख दो, क्योंकि पूरी लाइन नहीं आ पा रही आपकी। रैशनलाइजेशन, बस रैशनल लिख दो, और आगे जो भी आप पूछना चाह रहे हो कि रैशनलाइजेशन वर्सेस जो भी है, तो आपकी शायद पूरी वो दिख जाएगी, मतलब आपका कमेंट दिख जाएगा, तो मैं बता पाऊंगी कि आप किसके बीच में अंतर पूछ रहे हो। नहीं, इसमें डिनाइल में हाँ झूठ बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा और उसको पता भी नहीं है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। समझ रहे हो बात को? फिर 12th है डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न, एक गीजूभाई बड़ेका की सप्रेशन वर्सेस रिप्रेशन। ठीक है, मैं भी बताती हूँ। डे ड्रीमिंग क्या है, डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न। डे ड्रीमिंग क्या है, आपकी रियलिटी कुछ और है लेकिन आप एक अलग ही इमेजिनरी दुनिया में हैं। आप सोच रहे हैं अभी खाने को पैसा नहीं है, आप सोच रहे हैं कि जब मेरी नौकरी लगेगी ना तो मैं तो फरारी लूंगी या लूंगा, मैं तो ये करूंगी वो करूंगा, मतलब एक दिन में ही सपने बुन रहे हैं आप एक तरीके से। ठीक, तो ये है डे ड्रीमिंग, रियलिटी से कहीं दूर हैं आप। डे ड्रीमिंग, दिन में ही सपने देख रहे हैं आप, जो स्थिति है उसके जस्ट विपरीत आपके दिमाग में चल रही हैं चीजें। ठीक है, देखो सेपरेशन में आपको एटलीस्ट फील तो होता है कि परेशानी है और उसको दबाना है। डिनाइल में आप फील ही नहीं कर पा रहे ना, कि आपको पता ही नहीं है कि आप सच में क्या फील करते हैं, वो डिनाइल है। सेपरेशन में तो आप ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस जिनको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उनको दबा रहे हैं। यहाँ तो आप फील ही नहीं कर पा रहे ना, आप डिनाइल में हैं जब आपको खुद नहीं पता कैसा है कि आप किसी के लिए इमोशंस रखते हैं, आपने तो कभी देखा ही नहीं उसको उस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। कॉम्पनसेशन वर्सेस सब्लिमेशन, ये तो मैंने अभी आपको बताया भी था। कॉम्पनसेशन इज समथिंग कि आप सेम लेवल एक जगह पे फेल हुए, उसी लेवल का आपने दूसरी जगह पे कुछ और कर लिया। ठीक, सब्लिमेशन है आप फॉर्म चेंज कर देंगे, आप ऐसी नेगेटिव या अनएक्सेप्टेबल सोशली अनएक्सेप्टेबल चीजों को एक्सेप्टेबल वेज में चैनलाइज कर देंगे, है ना, वो सब्लिमेशन है। कि आपके कुछ सेक्सुअल थॉट्स या कुछ भी, या एक वो लिबिडो सेक्सुअल अर्ज है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी डिजायर्स हैं जिनको आप पूरा नहीं कर सकते, तो आपने शायरी लिखना शुरू कर दिया, आपने पेंटिंग करना शुरू कर दिया, आपने गाने लिखना शुरू कर दिया, मूवी की स्टोरी लिखना शुरू कर दिया, आपने उस एनर्जी को चैनलाइज कर दिया दूसरी फॉर्म में। ठीक, आपके अंदर बहुत गुस्सा है तो आपने उसको सही सोशली एक्सेप्टेबल वे में लगा दिया। गुस्सा है तो आप बॉक्सर बन गए कि हम सही जगह निकालेंगे अपने गुस्से को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉम्पनसेशन है कि आप सेम लेवल का, अगर आप ए चीज में फेल हो गए तो दूसरी बी कर लिया आपने, लेकिन ये ए सोशली एक्सेप्टेबल थी, ऐसा नहीं है कि आईएएस बनना एक्सेप्टेबल नहीं था सामाजिक रूप से, तब आप बिजनेस करने जा रहे हैं या तब आप सोशल सर्विस में जा रहे हैं। ठीक, जब आप एक जगह फेल हो गए तो उसी तरह की उसी लेवल के दूसरे काम को आप कर रहे हैं। क्लियर है बात? क्या पूछ रहे हो मोहन? देखो सबका डाउट क्लियर हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। रैशनलाइजेशन वर्सेस प्रोजेक्शन, अगर आपने ध्यान से सुना है ना, अच्छा चल, अगर आपने ध्यान से सुना है या दोबारा देखोगे वीडियो, एक डाउट क्लियर हो जाएगा, जहां पे आपको वो हो सकता है ना डाउट, वो क्लियर हो जाएगा। किसी ने पूछा था रैशनलाइजेशन वर्सेस प्रोजेक्शन। देखो रैशनलाइजेशन क्या है, आप रीजन दे रहे हो जो लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही है, कि हाँ टीचर ने पढ़ाया ही नहीं होगा। ठीक, रैशनलाइजेशन है आप रीजन दे रहे हो, वही जो प्रोजेक्शन है वहां कोई रीजन नहीं है, बस जबरदस्ती कि हाँ तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है। अरे क्यों हुआ है बताओ ना फिर, कि नहीं तेरी वजह से हुआ है, तेरा फोन आया था बाइक पे इसलिए हुआ है। अरे तो लॉजिक तो भगवान ने तुम्हारे हाथ तो पकड़े थे नहीं थे कि फोन उठा लो, तो ये हुआ प्रोजेक्शन। रैशनलाइजेशन क्या है, आप प्रॉपर रीजंस निकाल करके बता रहे हो कि इसलिए ऐसा हुआ, वो वाले टीचर ने इतनी कम क्लासेस ली, ऐसा हुआ, ये हुआ, मतलब आप खुद पे नहीं लेना चाह रहे। मैं मानती हूँ रीजंस वो भी रहे होंगे, बट आप भी तो, आपका भी तो इन्वॉल्वमेंट होगा उन रीजंस में। ठीक है, प्रोजेक्शन में आप एज इट इज थोप देते हो, रैशनलाइजेशन में आप कुछ स्टोरी क्रिएट करते हो। स्टोरी क्या है, स्टोरी है
जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेमन्स आर स्वीट, जबरदस्ती आपको जो चीज नहीं पसंद की नहीं मुझे तो बहुत पसंद है, इसमें तो ये है, या ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं, इसमें तो ये खराबी है, मुझे तो चाहिए नहीं, ये गाड़ी तो महंगी है तो इसलिए खराब है, फलाना है। आप रीजन देंगे, यहाँ स्टोरी क्रिएट करेंगे रैशनलाइजेशन में, जबकि प्रोजेक्शन में आपको स्टोरी की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट दूसरे पे थोप दे रहे हैं। इट सीम्स लॉजिकल एंड दिस सीम्स इरेशनल, इलॉजिकल, हार्मफुल। दोनों ही अपने अपने तरीके हैं यार, इसमें तो ये तो सारे ही इनडायरेक्ट वेज हैं, इनमें से क्या हार्मफुल और क्या बिना हार्मफुल। बुक है मेरी 3 किताबें आती हैं, अभी और आ रही हैं 2। देखिए अगर आप चाहें तो हम कर सकते हैं रिवाइज 2 मिनट लेकर के, एक एक एग्जाम्पल लिख लोगे ना सबका, मैंने बताया हर बार में एग्जाम्पल, तो याद हो जाएंगी चीजें। मेरा वो तरीका नहीं है, ऐसे तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं ना कि एक एक बच्चों की तरह आपको एक एक चीज वैसे लिखवाई जाए, ठीक, समझाने पे मेरा फोकस रहता है और मेन मेन पॉइंट्स पे फोकस रहता है। देखिए एक बार फटाफट से देखिए, देखिए रैशनलाइजेशन क्या है, आप तर्क दे रहे हैं, सिंपल वर्ड पकड़ लो ना, रीजन दे रहे हैं आप, टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, मुझे अच्छे से समझ नहीं आया इसलिए हुआ, ऐसा हो भी सकता है, बट रीजन दे रहे हैं आप प्रॉपर, क्योंकि फेल तो हो गए ना अब आप, तो आप कोई ना कोई रीजन ढूंढ रहे हैं। रिटन ऑल द एग्जांपल्स, कोट सुमिता, ठीक, तो आप रीजन दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं किसी फेलियर का, टीचर की वजह से, किसी और वजह से, प्रॉपर आप वो रियल लगेगा ऐसे देंगे। रैशनलाइजेशन हो गया जिसमें ग्रेप्स आर सोर और लेमन्स आर स्वीट। प्रोजेक्शन है, आप सीधा सीधा किसी के माथे मर दे रहे हैं अपनी गलतियों को, अपने दोषों को, कि इसकी वजह से हुआ है, ये क्या हुआ, इसमें कोई रीजन नहीं है, बस आपने डाल दिया। कॉम्पेंसेशन क्या है, एक चीज में फेल हुए उसी लेवल का कुछ और कर लिया, भाई आईएएस नहीं बन पाए, सोशल सर्विस कर लिया, एनजीओ खोल दिया। रिग्रेशन क्या है, अपने से छोटी उम्र का व्यवहार करना, जैसे फूट फूट कर रोने लगना असफल होने पर, भाई बच्चे रोते हैं ना। फिर है, खैर बड़े भी रो सकते हैं, इस चीज को आप फैक्ट मत मानिएगा, देखो जिस कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही है उसको वैसे समझा करो। सब्लिमेशन क्या है, ऐसी अनएक्सेप्टेबल या सोशली जो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है उनको चैनलाइज कर देना दूसरे फॉर्म में, बेहतर पॉजिटिव फॉर्म में, ये सबसे अच्छा है एक तरीके से, है ना, मतलब मेरी नजर में अच्छा है कि आप अनडिजायरेबल चीजों को या अनएक्सेप्टेबल चीजों को आप डिजायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। भाग मिल्खा भाग का एग्जांपल आपको याद होगा ही, अमेज़न से मिल जाएगी मानसी। डिस्प्लेसमेंट है, हार्मफुल जगह से लेस हार्मफुल जगह पे आपने परिवर्तन कर दिया। थप्पड़ का एग्जांपल दिया था आपको मूवी का, कि मान लीजिए बॉस से डांट पड़ी है तो आप बॉस को या प्रिंसिपल को तो कुछ कह नहीं सकते, तो आप अपने घर वालों से लड़ रहे हैं जाके, है ना। फिर है आइडेंटिफिकेशन, आप किसी पर्सनैलिटी से, किसी के चरित्र से इतना ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं कि आप उसके जैसा बिहेव करना चाहते हैं, उसके जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, उसके जैसा दिखना चाहते हैं। ठीक है कमलेश, धन्यवाद। रिप्रेशन क्या है, रिप्रेशन है सबकॉन्शियसली, अवचेतन रूप से आपने ऐसी इच्छाओं को, ऐसे एक्सपीरियंसेस को, अपने जीवन के ऐसे अनुभवों को दबा दिया है जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। किसी की डेथ हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है, कोई भी एक चीज हो सकती है, ठीक, कोई बचपन की घटना हो सकती है। सप्रेशन क्या है, शमन। ये और रिप्रेशन में एक अंतर है, वो सबकॉन्शियसली होता है, ये सचेतन मन या सचेतन रूप से आप कॉन्शियसली कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सीनू। फिर है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन है जो आप फील कर रहे हैं उसका जस्ट ऑपोजिट दिखाना, ठीक, कि मान लीजिए आप चीट कर रहे हैं तो आप अपनी वाइफ को, और आप कह रहे हैं अरे मैं तो बहुत सती सावित्री इंसान हूं, मतलब व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, मेल के लिए भी हो सकता है ना, बट यही खराब है, ठीक। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक करप्टेड इंसान ये कहे कि मुझे करप्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। डिनायल में रहना यानी आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, जो घटना घटी है, जो रियलिटी है, आपके एक्सेप्टेंस से ही बाहर है वो। फिर है डे ड्रीमिंग, जो रियलिटी है उसके विपरीत आप अपने ही सपनों में खोए हुए हैं, दिन में सपने देख रहे हैं। बस इतनी बातें हमने की जो इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा एक ह्यूमर भी होता है, अगर आप जानना चाहें तो ह्यूमर बहुत अच्छा तरीका है। एक व्यक्ति है, अगर कोई बता देगा तो मैं 5 रुपये का इनाम अभी के अभी दूंगी, जिन्होंने ह्यूमर को दिया है एक इनडायरेक्ट तरीका। सिगमंड फ्रॉइड ने तो सिर्फ 9 ही दिए हैं। ह्यूमर यानी हंसना, या जो भी आप इसको कहना चाहें, व्यंग नहीं कहेंगे। बताओ एक बार ह्यूमर को किसने दिया है, बताएगा कोई? गूगल करके बताओगे क्या? सीधे बता दो, ऐसी याद है किसी को? मैंने कभी ना कभी बहुत पुराने सेशंस में ये डिस्कस किया है। कोई कह रहा है सती सावित्री मेल कैसे, मतलब भावनाओं को समझो। सती सावित्री का मतलब होता है कि बहुत ही पत्नीव्रता काइंड ऑफ, मतलब पतिव्रता की जगह पत्नीव्रता। नहीं, जॉन डुई ने नहीं दिया यार, ड्राइवर ने भी नहीं दिया, हल ने भी नहीं दिया। कैसे कैसे नाम बता रहे हो? हम नहीं मानते। अच्छा चल, रहने दो, आप इसको कल डिस्कस करेंगे। ह्यूमर बेसिकली एक तरीका होता है कि आप, जो लोग होते हैं ना जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, बट वो मजाक में जोक्स क्रैक करके, या स्पेशली जब लास्ट ईयर मेरे फादर की डेथ के बाद आई वाज ट्राइंग दिस, मतलब ऑटोमेटिकली ही होता है, क्योंकि आप रोना या वो पिटी नहीं दिखाना चाहते हो। आप चाहते हो कि यार जब 1 घंटे के लिए हम लोग मिल रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा सा दुख तो है ही, सबकी लाइफ में है, लेकिन हंसी के साथ उसको व्यतीत कर लें। तो ह्यूमर एक बहुत अच्छा हेल्दी तरीका है आपकी प्रॉब्लम से डील करने का। कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत बहुत अमेजिंग तरीका है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कर्ट लेवल ने भी नहीं दिया, मेरे को भी सर्च करना पड़ेगा, याद नहीं है मुझे। लास्ट टाइम मैंने बहुत साल पहले डिस्कस किया। ओहो, ठीक है, ये मैंने एक वीडियो चलाई हुई थी, देखो एक बार। ह्यूमर डिफेंस मैकेनिज्म कई साल पहले मैंने कराया था, देखो। कोई कह रहा है लास्ट के 15 मिनट्स कमेंट्स, यार 15 मिनट्स में तो बहुत सारा डिस्कशन हो जाता है। इन व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं ना कहीं नोट्स में लिखवाया होगा, यहाँ गूगल पे भी नहीं मिलेगा ये तो। कोई बात नहीं, कल एक बार पता करके आना। नहीं, ये टेढ़े मेढ़े नाम नहीं है जो आप बता रहे हैं, ये नहीं है। एच से आई थिंक नाम है, या पता नहीं क्या नाम है, ठीक नहीं, हर्बर्ट भी नहीं है। चलो कल पता करना, फिर मैं बताऊंगी। चलिए फिर कल मिलेंगे, टेक केयर, सेम टाइम सेम जगह, बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कल, जहाँ तक लाइफ स्किल करेंगे, या हो सकता है इसके क्वेश्चन कर ले। चलो बाय बाय।